नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम नून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को जानेंगे तफसील के साथ। लद्दाख की पहली खबर यह है कि लद्दाख के केरी में एक सेना के वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिरने से 9 सैनिकों के शहीद होने की खबर आई। शहीदों में सेना के 2 जेसीओ और 7 जवान शामिल हैं। कहा जा रहा है कि शहीद हुए जवानों का पोस्टमार्टम अस्पताल में चल रहा है। वहीं हादसे में एक जवान के घायल होने की भी खबर है, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है, लेकिन उनकी हालत भी बताया जा रहा है कि नाजुक बनी हुई है। इस भीषण हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके लद्दाख में लेह के पास दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की मौत से दुखी होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम अपने राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं शोक संपत्ति परिवारों के साथ है। घायल कर्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की जा रही है। और इस भीषण हादसे में जिन जवानों की मौत हुई है, उनकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 79वीं जयंती है। इस मौके पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने उनकी समाधि स्थल वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं। उधर राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान राजीव गांधी को श्रद्धांजलि पेश करते हुए राहुल गांधी दिखाई दी। पेंगोंग लेक पर श्रद्धांजलि राहुल गांधी ने दी अपने पिता को। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पिता को इस जगह से काफी लगाव था। मैं भारत जोड़ो यात्रा के समय भी यहाँ आना चाहता था, लेकिन लॉजिस्टिक्स की वजह से नहीं आ पाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को अपने पिता राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए लद्दाख की पेंगोंग लेक पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया और प्रधानमंत्री सच नहीं बोल रहे हैं। Yeah, my father was one of my great teachers, as I think most people's fathers are. I remember once when I was small, he had just come back from Pangong and he had taken some pictures. And so he told me that he thought this was the most beautiful place on earth. During Bharat Jodo Yatra, I was supposed to come to Ladakh, but for some logistical reasons we couldn't come. So I thought, let me come and do a slightly more detailed tour of Ladakh. That's why I came to Pangong. We're going to Nubra, Kargil. So I thought I'd listen to what the people have to say. तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में बड़ा बयान भी दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये चिंता की बात है कि लद्दाख के लोगों ने मुझे बताया है कि यहाँ चीन की सेना इलाके में घुस आई है और उनकी चारागाह जमीन छीन ली गई है, लेकिन पीएम ने कहा है कि 1 इंच जमीन नहीं ली गई है, लेकिन ये सच नहीं है। आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं। Over here the concern is of course the land that has been taken away by China, and people here have been affected by it in a big way because their grazing lands have been taken away, and also lack of connectivity here, cellular connectivity. So नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्य प्रबंधक सज्जाद अहमद बज्जाज को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। सज्जाद अहमद बज्जाज पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बटमालू श्रीनगर के रहने वाले साफ सुथरी शवी
के माने जाते हैं। सज्जाद अहमद बज़्ज़ार जो कि 1999 में कैशियर कम क्लर्क के पद पर भर्ती हुए थे। कुछ ऐसी जानकारियां भी मिल रही हैं कि 1990 में ही इन्हें इस पद पर भर्ती किया गया था। तो दो अलग अलग तरह की राय है। बाद में उन्हें मुख्य प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया, उनका प्रमोशन हुआ। इस बीच चीफ मैनेजर सज्जाद अहमद बज़्ज़ार पर ISI और आतंकी संगठनों के लिए काम करने का आरोप है। महीनों की लंबी जांच के बाद यह पर्दाफाश हुआ है। जांच के बाद बैंक प्रबंधन ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया है। कश्मीर में कानून व्यवस्था कायम है, लेकिन प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर काफी चिंतित है। NC अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, लोग आ रहे हैं और खुशी खुशी लौट रहे हैं। इसी बीच एक पत्रकार ने फारूक अब्दुल्ला से पूछा कि आप जब सरकार में थे तो उस वक्त अनुच्छेद 370 को मजबूत करने के लिए कदम आखिर क्यों नहीं उठाया, जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम आर्टिकल 370 पर पहले दिन से काम कर रहे हैं। Why are you worried about normalcy? साथ ही साथ टारगेट कर रहे हैं। Amarnath Yatra is taking place. People are coming. They're going happily back. People in Pahalgam who haven't earned for many years during the time of COVID, at least they're earning something. What more do you want to know? नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जदोजहद कर रही है आर्टिकल के लिए, लेकिन 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, तब आपने कोई पहल क्यों नहीं की आर्टिकल को मजबूत बनाने के लिए? पता कैसे चुने पता ही फिर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वक्त अत खतर जदोजहद करमस गोडनिक दो पे कामयाबी फुटरावनस मज तरस मानता कि यम वनकस मुखबिर बिहित छी यम अस कुनन चाहन छ अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटोवो कि अब सुप्रीम कोर्टस में जदोजहद कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि मरा हुआ इंसान लौट के नहीं आता है। क्या कहना चाहेंगे? कई मरे हुए इंसान भी वापस आ गए हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैंने देखा है जिनके पास कोई होश आवाज नहीं था, पल्स भी नहीं थी, अल्लाह ने उनको फिर से जिंदा किया। अल्लाह। पहलगाम में कैंसर पर आयोजित जागरूकता के एक सम्मेलन में NC प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने यहां न केवल गाना गाया बल्कि डांस भी किया। तो हमेशा की तरह का अंदाज उनका एक बार फिर से देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने। इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। ये बात हो न हो, शायद मेरे सजन लग जा गले के फिर हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। फिर आज आया हूँ मगर ये कहने में वादा खत्म बस आज ये बहस होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी।
श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए 41वें जत्थे में 362 यात्री शामिल हैं, जो पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह यात्री निवास जम्मू से रवाना हुए। ये सभी 362 श्रद्धालु बालतल मार्ग से यात्रा के लिए रवाना हुए हैं, जबकि पहलगाम मार्ग से आज कोई यात्रा रवाना नहीं हुई। इन सभी श्रद्धालुओं को 11 वाहनों के जरिए रवाना किया गया है। एसआईए ने दिल्ली के एक बड़े ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर मोहम्मद जावेद की तलाश चल रही थी, जिसे आखिरकार दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ महीने पहले 4 युवाओं का एक समूह सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच मोहम्मद जावेद भागने में सफल रहा। पुलिस को सूचना मिली कि मोहम्मद जावेद दिल्ली में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की एक विशेष टीम दिल्ली भेजी गई और गुप्त सूचना के बाद पुलिस मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार करने में सफल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूर्व नेता शिरीन मजारी ने आरोप लगाया है कि सादे कपड़े पहने पुलिस कर्मचारियों और कुछ अन्य लोगों ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया है। साथ ही बेटी का लैपटॉप और मोबाइल भी छीन लिया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि अभी महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़े पहने लोग हमारे सामने का दरवाजा तोड़कर मेरी बेटी को उठा ले गए। हमारे सुरक्षा कैमरे, उसका लैपटॉप और सेल फोन छीन लिया गया। उन्होंने पूरे घर में कहा कि मार्च किया। मेरी बेटी अपने रात के कपड़े में थी और उसने कहा कि मुझे बदलने दो, ड्रेस चेंज करने दो, लेकिन वो उसे खींच कर ले गए। कोई वारंट या कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। घर में हम केवल 2 महिलाएं रहती हैं। इस प्रकार से ये अपहरण है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। चाचा और भतीजे में बढ़ चुकी एनसीपी पर अब कब्जे की असली लड़ाई हो रही है शुरू। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह किसका होगा, इसे लेकर अजीत पवार और शरद गुट ले रहा है कानूनी सलाह। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक। सीएम गहलोत, सचिन पायलट समेत सभी 29 सदस्यों का टिकट बंटवारे पर मंथन। राजस्थान बीजेपी में हर सीट का तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड। 5 राज्यों के 200 विधायक राजस्थान में डालेंगे डेरा। 7 दिन तक विधानसभा क्षेत्रों में कैंप। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का करारा प्रहार। कहा, डर्टी पॉलिटिक्स कर जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस। बीजेपी विकास के मुद्दे पर लड़ेगी चुनाव। चुनावी जंग से पहले बीजेपी शासित राज्यों के विधायकों का मध्य प्रदेश में डेरा। भोपाल में हो रही 230 विधायकों की ट्रेनिंग। सभी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में चौथे ग्रीन जम्मू कश्मीर का उद्घाटन किया। इस मौके पर एलजी ने आईआईएम जम्मू में पौधारोपण किया। इस मौके पर जीएमसी मेयर के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। एलजी ने लोगों को पेड़ लगाने की सलाह दी। एलजी ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे लगाएं। एलजी ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करने में कुछ प्रगति करने में सक्षम हैं, लेकिन अभी और कदम उठाए जाने की जरूरत है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर एलजी ने कहा कि हम इस मुद्दे पर कल श्रीनगर में एक बैठक कर रहे हैं। हम मुफ्त बिजली नहीं दे सकते। हम नहीं चाहते हैं कि उपभोक्ताओं को परेशानी हो। एक बिजली को लेकर के मुझे कल कुछ प्रतिनिधि मंडल मिले थे। हमारे अफसरों ने भी, खासतौर से डिवीजनल कमिश्नर ने मुझे ब्रीफ किया है। कल श्रीनगर पहुंच करके हम संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। एक बात का हम आश्वासन देते हैं जनता को कि उनके हितों के विरुद्ध कुछ हो, ऐसा हम करना नहीं चाहते हैं। ये भी सच है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भारत सरकार से पिछले 4 वर्षों में लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली दी गई। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में हमने काफी एगमेंटेशन किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग समर्थवान हैं, जो बिजली बिल दे सकते हैं, उन्हें बिजली बिल देना चाहिए।
अगर गरीबों की बात आएगी तो हम जरूर एक फैसला लेंगे कि गरीबों को कैसे मदद। डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने अनंतनाग में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर मोहम्मद अमीन भट्ट, ताज मोइनुद्दीन, गुलजार अहमद वानी, आरिफ शिब, चौधरी हारून, एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर्रा, सद्दाम आजाद, सलमान निजामी और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शिमला में उच्च स्तरीय बैठक का लेने वाले हैं जेपी नड्डा। हिमाचल के दौरे पर है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हिमाचल पहुंच चुके हैं। सबसे पहले पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के कच्चे ढांग में NH 707 पर क्षतिग्रस्त NH का निरीक्षण किया और जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल की त्रासदी से प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। आपको बता दें कि आज एक दिवसीय दौरा है जेपी नड्डा का और एक दिवसीय दौरे के दौरान वो 4 जिलों का दौरा करने वाले हैं। इसकी शुरुआत सिरमौर से हो चुकी है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो हिमाचल पहुंचे और सिरमौर से दौरे की शुरुआत हुई है। इसके बाद सोलन जाएंगे और सोलन के बाद शिमला जाने का भी प्रोग्राम है। वहां पर कई मीटिंग्स कार्यक्रम का भी प्रोग्राम है जेपी नड्डा के हवाले से। और इसके अलावा बिलासपुर अपने गृह जिले का भी रुख करेंगे जेपी नड्डा। और इस बीच आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। सिरमौर से इस दौरे की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार हर संभव आर्थिक मदद दे रही है। अपने दौरे के दौरान सिरमौर में ये बातें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही। साथ ही साथ आपदा से हुए नुकसान से भी वो आहत हैं। ऐसी बातें जेपी नड्डा कहते हुए देखे गए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर देखे जा सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरों में बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। शिमला में नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने का भी कार्यक्रम है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक दिवसीय दौरे के दौरान सिरमौर, सोलन, शिमला और फिर बिलासपुर का कार्यक्रम है, जहां पर कई कार्यक्रम पहले से ही प्रस्तावित हैं। हमारे साथ सतीश जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सिरमौर से दौरे की शुरुआत हो चुकी, क्या अभी भी सिरमौर में ही मौजूद हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर वो रवाना हो चुके अगले पड़ाव पर? देखिए सर ना, बड़ी अपडेट मैं दे दूं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर। सिरमौर का दौरा कर अब सीधे राजधानी शिमला जो है वो पहुंच चुके हैं जगत प्रकाश नड्डा। पहले दौरे में संशोधन किया गया था और कहा जा रहा था कि कुछ समय के लिए सोलन में उन्हें रुकना है, मगर वो सोलन नहीं रुके और कुछ समय पहले ही शिमला से अनाडेल में उनका हेलीकॉप्टर जो लैंड भी हो चुका है। सिरमौर की अगर मैं बात करूं तो पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के करीब 3 से 4 आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा उन्होंने यहाँ पर किया है। एक आपदा राहत शिविर यहाँ पर बनाया गया है और जहाँ प्रभावित परिवारों को रखा गया है। जिन जो बेघर हो चुके हैं उन लोगों से भी यहाँ पर मुलाकात जगत प्रकाश नड्डा व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। वहीं जो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा कि खुद हिमाचल प्रदेश के जो हालात मौजूदा समय में जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश के भीतर आई है, खुद प्रधानमंत्री से लेकर चिंतित है और हिमाचल के हालात पर नजर बनाए हुए। साथ साथ उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद लगातार हिमाचल प्रदेश को की जा रही है और भविष्य में भी लगातार ये मदद जारी रहेगी। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके की तस्वीरें पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में पूरे हिमाचल प्रदेश में सामने आई है, दुख देने वाली खबरें और बड़ा नुकसान इस बार हिमाचल प्रदेश को जो है वो उठाना पड़ा है। जी सतीश, क्या शिमला रवानगी हो चुकी जैसे कि आपने कहा और यहाँ पर बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की? शिमला में उच्च अधिकारियों संग एक उच्च स्तरीय बैठक भी होने वाली है। कितने बजे का वक्त तय है और कितनी देर में पहुंच जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला, या फिर उनका काफिला पहुंच चुका है? देखिए, उनका काफिला शिमला में पहुंच चुका है और उनके साथ जो तमाम बड़े नेता सिरमौर जिला में मौजूद थे वो भी शिमला रवाना हुए। और जैसा कि मैंने बताया कुछ समय पहले ही शिमला अनाडेल में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है। तो पहले वो प्रभावित इलाकों का वहां पर दौरा करेंगे और उसके बाद जो वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ जब वो यहाँ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर भी ये कहा कि आज शिमला में वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात करने वाला है हिमाचल के हालात को लेकर। इसके बाद सीएम सुक्खू से मुलाकात के बाद बिलासपुर जाने का भी प्रोग्राम है, क्या उसमें कोई बदलाव तो नहीं सतीश? देखिए, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही और पहले जो प्रस्तावित कार्यक्रम था वही है कि अभी शिमला वो रहेंगे, पहले अधिकारी से बातचीत होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात और उसके बाद बिलासपुर जाने का उनका जो कार्यक्रम है। जी, खासकर सिरमौर से इस दौरे की शुरुआत हुई है। सिरमौर में कितना वक्त बिताया, कितने घंटे तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सिरमौर में रहे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया उन्होंने और साथ ही साथ प्रभावितों से मुलाकात की? कितने घंटे? करीब 1.5 घंटे का वक्त सिरमौर जिला में उन्होंने बिताया और
इस दौरान उन्हें कच्ची डांग, सिरमौरी ताल और राजबन 3 स्थानों पर वो पहुंचे और यहाँ पर जो आपदा प्रभावित ये तमाम क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया है। साथ साथ प्रभावित लोगों से उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है। प्रभावित लोगों के साथ करीब 15 से 20 मिनट तक जेपी नड्डा यहाँ उनके साथ बैठे, उनकी बातचीत पूरी यहाँ पर सुनी और कहा कि जो भी लोगों ने यहाँ पर बात रखी उसको हिमाचल सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा और जो भी हर संभव मदद होगी प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल। तो दौरे को लेकर एक और अपडेट ये है कि सोलन नहीं बल्कि शिमला रवाना हो चुके हैं और रवाना के हवाले अब अपडेट ये आ रही है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला पहुंच चुके हैं। वहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे। समर हिल खासकर का दौरा कर सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इसके बाद उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और साथ ही साथ सीएम सुक्खू से मुलाकात करने की भी बात सामने आ रही है। फिर उसके बाद बिलासपुर की रवानगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की होगी। शुक्रिया सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। जहां तक केंद्र का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सभी इस घटना से बहुत चिंतित हैं और उनकी तरफ से मैं आया हुआ हूं। और केंद्र सरकार कोई भी आर्थिक मदद देने में पीछे नहीं रही है और नहीं रहेगी। जब जब कहा गया हमने तब तब आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई है और आज जब मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो उनसे सारी बात करके फिर आगे और भी हम करेंगे। प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास हो रहा है कि उनको ठीक ढंग से जो विस्थापित हुए हैं उनको आगे चल कर के सेटल कराया जाए। और इसी कड़ी में आज मुझे उन परिवारों से मिलने का मौका मिला जो विस्थापित हुए हैं। उनकी दर्द, उनकी भावनाएं सुनने का भी मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उनकी जो छोटी बातें, जो समस्याएं हैं, जो बॉटलनेक्स हैं उन समस्याओं की, उसके बारे में हमारे विधायक सुखराम जी के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हम सब लोग प्रयास करेंगे। और हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी यहीं पर इन सारी बारीकियों को देख रहे हैं तो वह पूरी दृष्टि से उसको पूरा करेंगे। और जो नाहन में, सिरमौर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इससे जुड़े हुए कार्य हैं उसको राजीव बिंदल जी भी देखेंगे और सुखराम जी और हमारे सुरेश कश्यप जी का भी उसमें योगदान रहेगा। आज मुझे तो उधर अभिनेता अनुपम खेर ने हिमाचल में आई आपदा को लेकर लोगों से मदद करने की अपील भी की है। अपने वीडियो संदेश में अनुपम खेर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में प्रकृति के प्रकोप के वीडियो देखकर मन बेहद विचलित है। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। ऐसे में हिमाचल के लोगों की आप सब मदद करें। नेचुरल डिजास्टर की वजह से, बाढ़ की वजह से और ये जो लैंडस्लाइड की वजह से जो दृश्य, जो वहाँ की वीडियो देख रहा हूँ, उसे मेरा दिल दहल रहा है, मन बहुत उदास है और ये भी सोच रहा हूँ कि ये प्रकृति का ये प्रकोप इतनी खूबसूरत देवभूमि पर क्यों हो रहा है। कुछ हद तक हम भी शायद कसूरवार हैं कि हमने इस खूबसूरत धरती पर हर जगह इतना कंस्ट्रक्शन किया है कि नेचर का रूप जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो इस समय अलग बात है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि इस हादसे में, इस नुकसान में जितने भी लोगों की सहायता की जा सके, वो चाहे वो माली सहायता हो या चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता हो, वो बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर सकूंगा मैं करूंगा। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी हिमाचल की आपदा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन से लोगों की जान जाने, उनके घरों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के नष्ट होने को देखना हृदय विदारक है। मेरा दिल और प्रार्थनाएं सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। भगवान उनकी रक्षा करें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए JK List पर तमाम खबरें। नमस्कार।